शुरू से पर्पज यही था कि जो बनाने वाले जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, उनको मैं एंड कंज्यूमर से कैसे जोड़ूं और जयपुर एक प्लेटफॉर्म बने दोनों को इमोशनली कनेक्ट करने का। Today we have with us Mr. Nand Kishore Chaudhary, a social entrepreneur and founder of Jaipur Rugs, one of India's largest manufacturers of hand-knitted rugs. Mr. Chaudhary is often referred to as the Gandhi of the carpet industry. Starting his journey with just 2 looms and 9 artisans in 1978, he has successfully built Jaipur Rugs into a global social enterprise, exporting to over 60 countries while providing sustainable livelihood to 40,000 artisans in 600 remote villages across 5 states in India. It is an absolute pleasure to have you here with us, sir. Thank you. All right, so I want to begin by asking you about the journey of Jaipur Rugs Foundation. How did it all start? And was the foundation always meant to be a socio-economic initiative that combines both business and well-being for betterment? देखिए, 2004 में मैं एक मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। और उस वक्त क्या, मेरे जो 5 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, वो एक एक करके इंडिया आया और मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने लगा। तो बिजनेस खूब तेजी से बढ़ता जा रहा था और हर साल में 4 से 5 हजार व्यूवर्स, नए व्यूवर्स को शामिल करता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों को मैं बढ़ा रहा हूँ, इतना स्टाफ भी तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये समस्या मेरे को भी आएगी? तो उससे पहले कि समस्या आए उसका समाधान कर लेना जरूरी है। तो ये सोच के मैंने जयपुर रग फाउंडेशन की शुरुआत की। फाउंडेशन को शुरू करने का मेरा मुख्य पर्पज यही था कि जिन व्यूवर्स के साथ मैं काम करता हूं, उनकी लाइफ को मैं कैसे टच करूं, उनकी लाइफ को और ज्यादा कैसे समझूं, और उनका जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को कैसे मैं बदलूं, क्योंकि माइंड सेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उनकी लीडरशिप को कैसे मैं डेवलप करूं, जिससे तो कस्टमर की नीड्स है, उस कस्टमर की नीड्स को ये सारे व्यूवर समझे, और माइंडसेट चेंज होने के बाद में वो इतने रिसेप्टिव हो कि जो कस्टमर नीड्स जो बार बार में चेंज होती रहती है, उस तरह से ये पूरे रिसेप्टिव होके अपने आप को चेंज करते जाएं। तो जयपुर रग फाउंडेशन ने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स बनाए, जिनकी वजह से ये सारे व्यूवर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। जयपुर रग फाउंडेशन एक डायलॉग क्रिएट करते हैं कम्युनिटीज के साथ। काफी बार ये कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज भी होते हैं, ना कि एक टॉप डाउन अप्रोच लें। तो उसमें क्या चैलेंजेस आए हैं आपके पास ये डायलॉग डेवलप करने में, और कैसे ओवरकम किए हैं आपने ये चैलेंजेस? देखिए, जब से मैंने इस धंधे को 43 साल पहले शुरू किया था, आज तक मतलब जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं। विदेश में इनको रिजेक्टेड कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले जो चैलेंज था मेरा, वो था कि जब मैंने 2 लूम लगा के शुरुआत की, तो परिवार के सारे लोग बोले कि इसमें काम करने वाले तो ये अछूत लोग हैं, तो हम इनको घर पे नहीं आने देंगे, हमें इस तरह का बिजनेस पसंद नहीं है। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। फिर जब मैं अपने शहर में जब किसी भी पार्टी में जाता, फंक्शन में जाता, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तो मुझे समझ में आई कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसको कर्मों से होनी चाहिए। फिर दूसरा जो चैलेंज था सोसाइटी की तरफ से, वो था कि जब मैं गुजरात गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट था। तो वहाँ की सरकार ट्रेनिंग दे के उस ट्राइबल बेल्ट को डेवलप करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि
यहाँ मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे को बताया कि ये जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ आप बिजनेस नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि दिस ट्राइबल पीपल आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर। तो अगर आप इनके साथ आप धंधा करोगे तो दे कैन डैमेज यू। तो मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था उस वक्त, तो जब कोई समस्या आती है तो हम उसी को पूछा करते थे। तो उसको जब मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसने बताया कि दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। अगर तुम इनको फैमिली की तरह लव, एम्पैथी और रेस्पेक्ट के साथ डील करोगे, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैं उस एरिया में गया और 3 साल में उन लोगों ने मेरे को इतना पसंद किया है कि मतलब दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। तो इसका जो मुख्य सीक्रेट है वो है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। हमने सोसाइटी के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाए, उससे पूरे जो एक हमारे व्यूवर की जो सारे व्यूवर थे दे कन्वर्टेड इनटू ए फैमिली। और आज उसी की वजह से जो इतनी बड़ी सफलता मिल पाई। औरतों का काफी इन्वॉल्वमेंट है आपके जयपुर रग्स फाउंडेशन में। ये आपको क्या लगता है कि इस एंगेजमेंट से क्या वही औरतें एक तरीके से जो जेंडर रोल्स हैं ट्रेडिशनली उनको किसी तरह से चैलेंज कर पाए हैं, वो कैसे रहा है? हाँ हाँ, ऐसे मतलब हजारों स्टोरीज हैं कि इस बिजनेस की वजह से ना हम उनका माइंडसेट चेंज हुआ, उनका बिहेवियर चेंज हुआ, उनका एम्पावरमेंट बढ़ा। सबसे पहला है तो कि जब एक वुमेन खुद कमाती है और जब पैसा उसके हाथ में जाता है तो डिसीजन मेकिंग का और परिवार को चलाने का एक बहुत बड़ा पावर एक वुमेन के पास आ जाता है। जब उसके बैंक खाते में पैसे जमा होता है तो पहले तो क्या आदमी सब कमाया करते थे, तो वो सारा पावर आदमी के पास था। तो हमने देखा कि जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाने लगे, दे बिकेम वेरी पावरफुल। डिसीजन मेकिंग में वो शामिल हो गए और काफी जगह तो मतलब पूरे परिवार के डिसीजन ही वो वुमेन करने लग गई। दूसरा, जो वुमेन में जो एक कॉन्फिडेंस आया, उस कॉन्फिडेंस की मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे ग्लोबल विजिटर्स हैं, जो ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन विदेश से कोई विजिटर नहीं आते। कोरोना के टाइम में 1.5-2 साल जरूर बंद था, तो वो जब गांव में जाके इन वुमेन से मिलते हैं तो हमने उनको कुछ अंग्रेजी की 5-10 लाइनें सिखा दी। तो वो अंग्रेजी में बात करती है, उनको पूछती है आपके कितने बच्चे हैं, हमारे इतने बच्चे हैं, और उनके साथ आमने सामने कुर्सी पे बैठ के बात करती है, उनसे हाथ मिलाती है। अब वो जाके अपने देश में उन लोगों मतलब वो इस एक्सपीरियंस को कभी भूलते नहीं है। तीसरी मैं एक कहानी बताना चाहूंगा कि हमारे एक मानपुरा गांव है, उसमें हमारे कई व्यूवर्स हैं। तो उन व्यूवर महिलाओं ने ये फैसला किया कि हम हमारी जो बेटी है हम ऐसे घर में नहीं देंगे जिस घर में उसको घूंघट निकालने के लिए बोला जाए। तो औरतों ने काफी जगह घूंघट निकालना बंद कर दिया और अपनी पहले ही उनकी बेटियों की शादी से पहले होती है कि हमारी बेटी आपके घर आएगी तो घूंघट नहीं निकालेगी। आपका एक इनिशिएटिव है मनचाहा, जो बूस्ट करता है क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट एक्सप्रेशन को भी, और उसमें थ्रू सस्टेनेबल मीन्स। तो क्या आइडिया था जिससे मनचाहा पैदा हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है अभी तक? देखिए, 2014 में हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो मेरी बेटी कविता जो है वो एक ग्लोबल डिजाइनर है। तो वो जब मेरे साथ गांव में जाती थी, तो जब वो पढ़ती थी तब गांव में जाती थी तो मेरे को बोलती थी कि पापा इनमें कुछ महिलाएं वो तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं उसको बोलता था मैंने तुमको अमेरिका में शिकागो में पढ़ाया है और इतना पैसा खर्चा किया, तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे 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 हो सकती है ये। लेकिन फिर भी उसने मेरी बात को नहीं माना
और उसने कुछ महिलाओं को चुना जो बहुत क्रिएटिव थी, और उन महिलाओं को बोला कि आप अपने डिजाइन, आपके अंदर जो डिजाइन चलता है आपके हार्ट एंड सोल में, उस डिजाइन को आप बनाइए। क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री में जो वीवर जो डिजाइन बनाते हैं उनको एक मैप देते हैं, उस मैप के हिसाब से वो डिजाइन और कलर उसमें डालते हैं। तो उन महिलाओं ने अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाने शुरू किए। तो और अभी तक इस प्रोजेक्ट को उसके बाद इतनी बड़ी सफलता मिली है कि अभी तक उनके बनाए हुए डिजाइन को 9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। और दुनिया के जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े डिजाइनर्स हैं, उनके घर में इन महिलाओं के बने हुए डिजाइन के कारपेट डिजाइनर के घर में बिछे हुए हैं, जो ग्लोबली फेमस डिजाइनर है। इसका मैं एक छोटी स्टोरी बताना चाहूंगा कि 2017 में बिमला देवी को जर्मन डिजाइन अवार्ड उसकी खुद के डिजाइन का मिला। और वो बिमला देवी कभी अपने गांव के बाहर भी नहीं गई। प्राइमरी स्कूल जाना तो बहुत बड़ी बात है, गांव के बाहर भी नहीं गई। वो जर्मनी बेटी के साथ अवार्ड लेने के लिए गई। मतलब तो मैंने इन महिलाओं के अंदर एक इंसान देखा। आई ट्रीटेड देम एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो बेटी थी, शी वेंट 1 स्टेप फर्दर, और उसमें उन्होंने इनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा। और उस क्रिएटिव आर्टिस्ट ने पूरे दुनिया में एक डिजाइन की धूम मचाई। 2019 में मैंने राजस्थान के कुछ जेलों में काम की शुरुआत की। तो बेटी ने बोला कि मैं यहाँ पर मनचाहा बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ये लोग तो कैसे मनचाहा बनाएंगे। तो फिर उसने उनको फ्रीडम दी, जेल में जो इनमेट थे उनको फ्रीडम दी। और उन्होंने इतने सुंदर मनचाहा बनाए कि जो हमारे पुराने व्यूवर थे उनसे भी ज्यादा रिकग्नाइजेशन, ग्लोबल रिकग्नाइजेशन ये जेल में बने हुए मनचाहा को मिली। इसको नाम हमने दिया फ्रीडम मनचाहा प्रोजेक्ट। एक शब्द आपने यूज किया इनोसेंस, जो कि आपकी वेबसाइट पे भी काफी दिखता है, जो यूजुअली बिजनेसेस के साथ नहीं एसोसिएट होता है। तो ये क्या रीजन है कि इतना एम्फेसिस आप देते हैं इनोसेंस के ऊपर, और ये इनोसेंस कैसे आपके बिजनेस के आइडिया को डेवलप करता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरा भी सोच यही है कि इनोसेंस शब्द ना बिजनेस में अभी कोई यूज नहीं कर रहा है। और इनोसेंट लोगों को एक तरह से बेवकूफ आदमी माना जाता है। क्योंकि मैं बचपन से ही इनोसेंट था और मैंने अपनी इनोसेंसी को हमेशा कायम रखा। तो सारे कस्टमर थे, सारे बड़े बिजनेसमैन थे, बोलते थे कि मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट वेरी बैड बिजनेसमैन। तुम इंसानियत के नाते अच्छे हो लेकिन तुम बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे। ये सारे लोग मेरे को बोलते थे। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि अभी पिछले वीक ही राज सिसोदिया जिन्होंने अमेरिका में कॉन्शियस कैपिटलिज्म को शुरू किया, उन्होंने अभी एक नई किताब लिखी है। तो उन्होंने उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, और वो पूरी लाइफ हिस्ट्री उनकी इनोसेंस पे है। तो उन्होंने मेरे भी किताब में शुरू में जो लिखते हैं 4-5 लाइन, तो उसके लिए मेरे को बोला कि आप भी इनोसेंस पे लिखिए, जैसे दुनिया में ना मैनेजमेंट साइंस में इनोसेंस की शुरुआत हो। इनोसेंस का मतलब है कि टू बी लाइक ए चाइल्ड। चाइल्ड क्या करता है? एक तो प्रेजेंट में रहता है, स्पॉन्टेनियस होता है और प्लेफुल होता है। तो वो किसी चीजों में उलझता नहीं, ग्रीड, पावर, ईगो। तो इनोसेंट पीपल में एक क्लैरिटी होती है टू सी द थिंग्स एज इट इज, सो दे कैन सी द फ्यूचर। दे हैव ए ग्रेट विजन। और इनोसेंट जो लोग होते हैं दे आर ड्रिवन बाय द हार्ट। क्योंकि आज का जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड है इट इज ड्रिवन बाय द ब्रेन। और ब्रेन का काम है
कि जो प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम बनाना, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा कर देना, बड़ी को इतना बड़ा कर देना कि इट नेवर कैन बी सोल्व। द सॉल्यूशन ओनली लाइज विद द हार्ट। आपका जयपुर रक्स फाउंडेशन एक लोकल बिजनेस से ग्लोबल स्टेज पे गया है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या चैलेंजेस होते हैं बिजनेसेस के लिए जो लोकल से ग्लोबल पे जाते हैं, और इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर्स जो आपके गए हैं उसमें एक पर्सपेक्टिव रखना जो आपने अभी समझाया हमें, वो कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? देखिए, जब से इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था तो ये मुझे काफी अच्छी क्लैरिटी थी, समझ थी कि मुझे जो काम करना है वो लोकल लेवल पे ही काम करना है और मुझे लोकल को ही ग्लोबल बनाना है। मुझे चांद तारे आसमान को तो छूना है, लेकिन धरती पे खड़े होके छूना है। तो जब मैं इसमें खूब गहराई से जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि आपकी जो कोर है, आपका जो पैशन है, जब आप उसमें डीपर एंड डीपर जाते हैं, तो डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। तो आप लोकल लेवल पे जितना अपने कोर में गहरा जाएंगे उतना ही आपकी यूनिकनेस आएगी, और जितनी यूनिकनेस आएगी तो आपको दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस यूनिकनेस को जानने के लिए, समझने के लिए और आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग पूरे दुनिया से आपके पास आएंगे। और मैंने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हमेशा ही एक इंसान के रूप में देखा। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, जो कस्टमर है उन पे सबसे ज्यादा उनका फोकस होता है, कस्टमर सर्विस। तो मैंने शुरू किया तो मैंने व्यूअर सर्विस से शुरू किया। आज मेरे 5 बच्चे जो बिजनेस में, जो सेल्स मार्केटिंग देखते हैं, वो आज भी बोलते हैं कि पापा, हम जो कस्टमर्स हैं उसको जितना सर्व नहीं कर पाते उससे ज्यादा सर्व आपने व्यूअर को किया। तो मैंने व्यूअर और कस्टमर को दोनों को एज ए इंसान देखा, और शुरू से पर्पज यही था कि जो बनाने वाले जो व्यूअर्स हैं, जो बुनकर हैं, उनको मैं एंड कंज्यूमर से कैसे जोड़ूं और जयपुर एक प्लेटफॉर्म बने दोनों को इमोशनली कनेक्ट करने का। पिछले 1-2 साल में पैंडेमिक चल रहा है, तो एक सस्टेनेबल एंड एंटरप्रेन्योर के हिसाब से आपके बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल विजन पे पैंडेमिक का क्या असर हुआ है? आपकी वेबसाइट पे काफी आपने लिखा भी है इसके बारे में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बिजनेस, हमारे व्यूअर्स पे इसका क्या फर्क पड़ा वो बताना चाहूंगा कि पेंडेमिक के बाद जो व्यूअर्स थे उन्होंने अपने घर के बाहर, गांव के बाहर जा नहीं सकते थे। उनके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे थे वो भी सब विलेज में आ गए, उनके हस्बैंड वगैरह बाहर काम करते थे वो भी सब विलेज में आ गए। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो करीब 30% बढ़ गया, क्योंकि घरों पे रह के उन्होंने खूब अच्छा काम किया। और सेम चीज हमारे कस्टमर भी ग्लोबल कस्टमर घरों पे थे, तो उनको भी अपने घर को देखने का, सजाने का, समझने का मौका नहीं मिला। तो ये पहला मौका था, तो उन्होंने भी अपने घर को सजाना, इंटीरियर डेकोरेशन शुरू किया, तो उतनी कारपेट की डिमांड भी बढ़ गई। तो मैंने जब 43 साल पहले शुरू किया था इस बिजनेस को, तो उस वक्त हमारे भी 2 क्राइटेरिया थे, वर्क फ्रॉम होम और सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस पेंडेमिक के दौरान इन दोनों क्राइटेरिया ने खूब अच्छा काम किया। और जहां तक मेरा पर्सनल, मुझे क्या चेंज आया, विजन में क्या फर्क आया, कि आउटसाइड ट्रेवल बंद होने से मुझे समय मिला अपने साथ गुजारने का, अपने साथ रहने का, अपने साथ अपने आप को ज्यादा जानने का। उससे मुझे मेरे जो प्रिसेप्शन में फर्क आया, जो मुझे पर्पज की, विजन की जो क्लैरिटी आई, उसका अब मैं खूब फायदा बिजनेस को और अपने लोगों को दे पा रहा हूं।
थैंक यू सर, इसी के साथ हमारा आज का इम्पैक्ट टॉक हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, काफी ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है आपके साथ, तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इम्पैक्ट टॉक्स।